जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जिस पे हम एनालिसिस करेंगे वो है 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन। ये मीटिंग हुई है। दिस वाज अ वर्चुअल मीटिंग विच वाज ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस मीटिंग के अंदर जो एजेंडा था उससे रिलेटेड और आसियान की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, आसियान कंट्रीज कहां पर है और इनके बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बात चल रही है और जो इशू अभी करंट में न्यूज में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आज इस न्यूज को डिस्कस करते हुए। तो द ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड 10 आसियान कंट्रीज हैव instructed their officials to start discussing of determining the scope of review of the free trade agreement। यानी कि ध्यान रखने वाली बात, इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार यूपीएससी एग्जाम्स में खासतौर से CDS एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए चीज इंपॉर्टेंट है, फैक्टर देकर पूछ सकती है कि आसियान कंट्रीज के साथ में इंडिया का FTA है नहीं है। इस तरीके के फैक्टर्स आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA जो है वो आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया का है। ऑलरेडी देयर इज अ FTA विद आसियान कंट्रीज जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का भारत ढंग से फायदा नहीं उठा पाए। देखिएगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब से चाइना के अंदर से कंपनीज जो है वो शिफ्ट होने लगी हैं या उन्होंने चाइना से अपने बेस से शिफ्ट करना चालू किया, फैक्ट्री शिफ्ट करना चालू किया है, तो वियतनाम वगैरह जैसी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी नई फैक्ट्रीज जो है वो खुल गई और वहां पे बहुत जल्दी से जो है वो एम्प्लॉयमेंट गेन किया है उन लोगों ने, क्योंकि वहां पे लेबर मार्केट रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स की वजह से वहां पे उनको एडवांटेज मिला है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट इस मामले में पीछे रह गई। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये होता है कि किसी कंट्री से अंदर अगर आप सामान मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर कोई भी आपको टैरिफ या ट्रेड रेस्ट्रिक्टिंग जो टैक्सेस होते हैं, टैरिफ्स होते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ये नहीं देनी पड़ती है। तो जो FTA जिन कंट्रीज के बीच में होता है उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बट इंडिया में क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से पीछे हैं अभी भी, हमारी इंडिया की GDP के अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 25 से 27% के बीच में अटका हुआ है। और यही कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को हम जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मेक इन इंडिया करने की कोशिश करते हैं, ताकि फॉरेन कंट्रीज को हम जो है वो फॉरेन में गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। अभी प्रॉब्लम ये आ गई है इस FTA की वजह से, जो आसियान कंट्रीज हैं उनसे आने वाला सामान में जो है, जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वो ज्यादा है और हमारे यहाँ से उनके जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए था उतना नहीं है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व में से पैसा निकालकर इन कंट्रीज को पे करना पड़ता है, क्योंकि ये अक्सर रुपीज नहीं लेते हैं। फॉरेन जब भी डीलिंग होती है तो हमें जो है वो डॉलर वगैरह से पे करना पड़ता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी की रिजर्व की वैल्यू कम होती है और इंडियन रुपी जो है वो फॉरेन करेंसी के मुकाबले में कमजोर होता है। तो ये सारे जो इम्प्लीकेशंस है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से होते हैं और यहाँ पे हम नुकसान में हैं अभी तक। इसी कारण से जो है वो यहाँ पे बात चल रही है कि इस FTA की जो शर्तें हैं उनको वापस से रिवाइज किया जाए, इसके लिए बात करी जा रही है। तो द इशू वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन मीट हेल्ड वर्चुअली ऑन August 29th। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी बात करेंगे हम, इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन August 13, 2009। जैसा मैंने बताया कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जिसको नाम दिया गया है, और ये 2010 से फोर्स में आ चुका है या फिर लागू हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट आसियान नाउ। तो आसियान कंट्रीज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस पूरे रीजन के अंदर, जिसको हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन comprising 10 countries in Southeast Asia, which promotes inter-government cooperation and facilitates economic, political and security, military, educational, socio-cultural integration among its members and other countries of Asia। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। हम ज्योग्राफिकली इसकी लोकेशन को देखेंगे एक बार मैप पे कि ये जो है वो कहाँ पड़ता है, तो हम देख सकते हैं इंडिया के ईस्ट में, जो कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। आप ईस्ट एशिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं ये सारे कंट्रीज मिलके। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि SSB जाने वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए आसियान कंट्रीज और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। अगर आप ट्रेड या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इस तरीके के किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कंट्रीज जो है वो किस तरीके से इंडिया से बाजी मार गई हैं और इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया है अपना।
किस तरीके से पॉलिसीज को बदल के रिफॉर्म लाकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर जो है वो बिजनेस की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग अच्छी है, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो हम कौन सी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के पड़ोस में एग्जैक्टली शुरू करेंगे तो हम म्यांमार से ही शुरू कर लेते हैं। तो म्यांमार इज अ मेजर कंट्री विच इज पार्ट ऑफ आसियान। म्यांमार के पास में यहाँ पर है थाईलैंड, थाईलैंड के अलावा लाओस और यहाँ पर वियतनाम, दीज आर द कंट्रीज। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर विच इज एन आइलैंड कंट्री हियर नियर द स्टेट ऑफ मलक्का, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का के पास में सिंगापुर नाम से एक छोटा सा कंट्री जो एक आइलैंड कंट्री है। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के अलावा फिलीपींस इसके मेंबर हैं, और एक छोटा सा कंट्री जो यहाँ पे देख सकते हैं आप जिसको ब्रुनेई के नाम से जाना जाता है, ये बोर्नियो आइलैंड पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से ये 10 कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ आसियान। ठीक है, तो इनका नाम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पता होना चाहिए विच ऑफ दीज कंट्रीज इज पार्ट ऑफ आसियान और नॉट, बिकॉज ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड ओवर, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके से बफर की तरह काम करती है, और इनके भी कुछ इश्यूज हैं चाइना के साथ में साउथ चाइना सी वाले रीजन में। यानी कि ये रीजन जो है वो साउथ चाइना सी, और इस रीजन के अंदर बाउंड्री को लेकर जो है वो चाइना के साथ इनमें से मेजर कंट्रीज के, बहुत सारी कंट्रीज के डिस्प्यूट हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इसी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट की बात हुई थी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम आसियान की हिस्ट्री देख लेते हैं। आसियान वॉज प्रेसिडेड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो 1961 में फॉर्म हुई थी, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता था, ASA। उसके बाद में आगे जाकर एशियान जो है वो 1967 में फॉर्म हुआ, और जब इसके 5 ही मेंबर्स कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। जब इन्होंने आसियान डिक्लेरेशन साइन किया 1967 में, तब सिर्फ ओनली 5 मेंबर्स वर देयर, एंड लेटर ऑन इसमें जो है वो आज की तारीख में 10 मेंबर्स आ चुके हैं। In 2006, ASEAN was given observer status in the United Nations। ये भी आप ध्यान रखें। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डेलीगेशन या इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको परमानेंट सीट जो है मिलती है जनरल असेंबली के अंदर, और ये भी अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और इनको एक तरीके से देश की तरह या एक पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता है जैसा बाकी देशों को किया जाता है। इन रिस्पॉन्स द ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ डायलॉग पार्टनर टू द UN। ठीक है, तो इस तरीके से UN को इनने डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया है, और UN ने इनको जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट रहेगी। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेती है, विच ऑफ दीज पॉइंट रिगार्डिंग आसियान इज ट्रू और फॉल्स, या विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको वहां पे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन 2008 member states met in Jakarta to launch a charter signed in November 2007 to move closer to a EU style community। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी भी देश में आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती है और एक ही करेंसी होती है, उसी तरीके से सिंगल करेंसी मार्केट खोलने की भी इनका जो है वो विचार था। अब यहीं से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता के अंदर। आसियान इज हेडक्वार्टर्ड इन जकार्ता। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी जो थोड़े दिन पहले न्यूज में रही थी, क्योंकि आसियान कंट्रीज ने इस डील को जो है वो सामने रखा था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो आसियान कंट्रीज के अलावा उनके और 5 साथी देशों के साथ में एक एग्रीमेंट करने की बात कर रहा था, या टोटल 6 देशों के साथ में आसियान प्लस 6 यानी कि टोटल 16 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होने की बात हो रही थी, जिसको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP कहा गया है। इन अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बिटवीन द 10 मेंबर स्टेट ऑफ आसियान एंड 5 मेंबर्स ऑफ FTA पार्टनर्स। अब ये कौन कौन से हैं तो इनको भी हम मैप पे ऑब्जर्व करेंगे। तो आसियान कंट्रीज के अलावा इनके आसपास जो पार्टनर्स हैं जिनसे ये बात कर रहे थे इस RCEP एग्रीमेंट के अंदर जुड़ने की, वो कंट्रीज हैं आपके चाइना है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, आपका जापान है, उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ में थोड़ा सा और न्यूजीलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड एंड इंडिया। तो दीज वर द 6 कंट्रीज विच वर ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड विद आसियान यानी कि आसियान प्लस 6। तो इन कंट्रीज के बीच में जो है वो एग्रीमेंट होना था। पिछले साल की आसियान मीटिंग जो बैंकॉक में हुई थी वहां पर, तो 2019 की आसियान मीटिंग कहां हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, इट वाज इन बैंकॉक। तो 2019 की आसियान मीटिंग जब हुई थी तो वहां पे ये डील साइन होनी थी RCEP, जिसमें इंडिया ने एंड मौके पे मना कर दिया था। इसके पीछे इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस थे, जैसा मैंने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ऑलरेडी इन कंट्रीज के साथ है उसमें इंडिया को ऑलरेडी नुकसान है।
अब अगर वो चाइना के साथ भी कर लेते तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ हट जाते और चाइनीज सामान जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी आता है वो और ज्यादा सस्ता हो जाता, जिससे इंडियन बिजनेसेस को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। इंडिया में बहुत सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने भी इसका विद्रोह किया था। क्यों? क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वहां से सस्ता मिल्क जो है वो इंडिया में आने लगता और इसकी वजह से डेयरी फार्मर्स एंड फार्मर्स को जो है वो नुकसान होता और इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने RCEP पे साइन करने से जो है वो मना कर दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी लास्ट ईयर एंड ये अभी भी पूछी जा सकती है। जो अभी एनडीए का एग्जाम है नेक्स्ट संडे को, उस पर भी पूछी जा सकती है। इंडिया डिड नॉट साइन द RCEP in 2019। अब यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था, द 15 कंट्रीज ऑफ द RCEP, जिसमें आसियान कंट्रीज ब्लू में दिखाई गई हैं। ये ब्लू कलर के अंदर दिखाई हुई कंट्रीज जो हैं वो आसियान कंट्रीज हैं। और फिर उसके बाद में पर्पल के अंदर ASEAN+3, यानी कि आसियान के अलावा जो 3 कंट्रीज हैं, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये दिखाई गई हैं। और ASEAN+6 यानी कि जिनकी हम बात करते हैं तो उसमें ये 3 के अलावा जो मैंने अभी बताई, इंडिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। दीज आर ऑल द कंट्रीज विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ASEAN+6 कंट्रीज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, RCEP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने रिजाइन किया है हाल ही के अंदर, बट जब इंडिया ने RCEP पे साइन करने से मना कर दिया, RCEP पे साइन करने से मना कर दिया, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने भी कहा था कि हम भी RCEP पे साइन नहीं करेंगे। तो दिस वॉज वेरी मेजर न्यूज इन लास्ट ईयर टाइम और ये अभी भी रेलिवेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे वो CDS हो, चाहे वो अपकमिंग NDA पेपर हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.